हाय स्टूडेंट्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री, आपका टैक्सेशन का फैकल्टी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स। देखो, ये हमको पता है इनकम टैक्स में इनकम अर्न करने के होते हैं 5 हेड्स: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स। और हाँ, ये तो हमको पता ही है, कैपिटल गेन जब हम पढ़ेंगे तो हम इनकम टैक्स की सेक्शन सीरीज की बात करूंगा, तो वो है 45 से लेके 55। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 45 से स्टार्ट होता है कैपिटल गेन्स और खत्म होता है सेक्शन नंबर 55 पे। और हमको यह भी पता है हर हेड का पहला सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन, जो बताता है कुछ कंडीशंस, और जो भी इनकम हम अर्न करते हैं अगर किसी भी हेड की चार्जिंग सेक्शन ने उस इनकम को हिट कर दी तो हमारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है उस पर्टिकुलर हेड के अंदर। जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 कहता है अगर एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कोई इनकम आती है तो उसको हम सैलरीज में टैक्सेबल करते हैं, ये सेक्शन 15 ने कहा था। ऐसे ही सेक्शन 22 ने कहा था अगर एक ओनर अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाता है और जो रेंटल इनकम उसको अर्न होती है, रिसीव होती है, इस इनकम को हम टैक्सेबल करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि सेक्शन 22 ने यह बात कही थी तो वो बन गया हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। ऐसे ही कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन है 45 सबसेक्शन 1। पता है क्या बोलता है 45 सबसेक्शन 1? ये कहता है 45 सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी इनकम को कैपिटल गेन्स में तब टैक्सेबल करेंगे अगर वो इनकम अर्न हुई है ऐसे, कैसे कि आपने ट्रांसफर किया हो किसी भी कैपिटल एसेट को। यानी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ने कहा भाई साहब कोई कैपिटल एसेट है उसको अगर ट्रांसफर करोगे और इस ट्रांसफर करने की वजह से आपको कोई प्रॉफिट या गेन हुआ तो उसको हम टैक्स करेंगे कैपिटल गेन्स के अंदर। यानी यहां से हमको पता लगा हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला तो हमको पढ़ना है ये कैपिटल एसेट क्या होता है, क्योंकि जब पता लग जाएगा कि कोई एसेट कैपिटल एसेट है फिर उसको जब ट्रांसफर 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 करेंगे तो उस पे होने वाले गेन को टैक्सेबल करेंगे कैपिटल गेन्स में। यानी दो चीजें जाननी है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, क्या होता है ट्रांसफर, और दूसरी बात किसका ट्रांसफर, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर। तो मैंने कहा हे चार्जिंग सेक्शन, ये समझ आ गया कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो जो प्रॉफिट या गेन होगा उसको टैक्सेबल कैपिटल गेन्स में करना है, पर क्या होता है कैपिटल एसेट ये तो बता। अब चार्जिंग सेक्शन कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चार्जिंग सेक्शन ने हाथ खड़े कर दिए, उसने बोला तुम्हें जानना है कैपिटल एसेट क्या होता है तो जाओ पूछ के आओ सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 से। यानी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कहां दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर। ये तो हमको पता ही है, सारी की सारी डेफिनेशंस कहां दी होती है, सेक्शन नंबर 2 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। तो देखो जर्नी स्टार्ट हो गई है। चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ने कहां भेज दिया, 2 क्लॉज 14 के पास की जाओ पूछ के आओ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट। तो मैंने कहा ओके 2 क्लॉज 14 तू बता दे भाई क्या होता है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। तो उसने बोला कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी हो। मैंने कहा कोई भी, कह रहा है कोई भी, कह रहा है भले ही वेदर और नॉट बिजनेस से उसका कोई कनेक्शन हो या ना हो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो मेरे पास, अब वो मेरा कोई बिजनेस है या मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस से कनेक्शन में है या नहीं है, मेरी हर प्रॉपर्टी, एवरी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट। मैंने कहा भाई साहब अगर हर एसेट ही कैपिटल एसेट है तो डेफिनेशन क्यों दी, लॉजिकल बात है ना, अगर हर एसेट कैपिटल एसेट है तो डेफिनेशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि अभी कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। अभी क्या किया, हर चीज को डाल दिया डेफिनेशन के अंदर। समझो ये एक बॉक्स है, बॉक्स में सब कुछ कैपिटल एसेट है, अब कुछ चीजों को बाहर निकालूंगा जो कैपिटल एसेट नहीं है। यानी पहले क्या बोला, सबको बना दो कैपिटल एसेट, फिर हम बाहर निकालना शुरू करेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, जैसे बोल रहा है वैसे पढ़ लेते भाई। अभी तक क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ओके। अगला एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। एनी सिक्योरिटीज वो भी किसी भी तरह की हो, कोई भी शेयर, कोई भी डिबेंचर, कोई भी बॉन्ड।
जो किसके पास हो, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास हो, FII के पास हो। सर FII क्या होता है? देखो इंडिया में कितनी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, हम किसी की भी शेयर ले सकते हैं। हाँ, एक डीमैट अकाउंट खोल लो, किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, रिलायंस के खरीद लो, टाटा खरीद लो, इन्फोसिस खरीद लो। पर सोचो कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, क्या वो वहां बैठे बैठे रिलायंस के शेयर खरीद सकता है? वहां बैठे बैठे इन्फोसिस के शेयर खरीद सकता है? आंसर इज नो। ऐसे कोई भी फॉरेनर, कोई भी बंदा बाहर बैठे बैठे यहां के शेयर नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता, और जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उनमें से कुछ फॉरेन कंपनीज को या कुछ फॉरेन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमारे लिए इतना ही रेलिवेंट है ये टर्म, इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़नी हमको, इतना ही रेलिवेंट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है? ऐसे कोई फॉरेन कंपनी या ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। ओके, तो अभी तक हमने जब पूछा कैपिटल एसेट से तुम्हारी डेफिनेशन क्या है भाई साहब, 2 क्लॉज 14 ने बोला, पहले क्या बोला? कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस से कनेक्शन हो या ना हो, एनी काइंड कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। साथ ही साथ क्या बोला? अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने भी अगर कोई इंडिया की सिक्योरिटी होल्ड की हुई है, यानी इंडिया का कोई शेयर, इंडिया का कोई वेंचर, इंडिया कोई बॉन्ड होल्ड करा है, वो भी क्या है? कैपिटल एसेट है। ओके सर एक बात तो बताओ। मैंने कहा हाँ सर, अगर यहां पे एनी काइंड बोल दिया था, बोला था सारी की सारी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, तो अलग से क्यों दिया? बताता हूं अलग से क्यों दिया। देखो पहले आगे चलते हैं। अच्छा ये सी पॉइंट को अभी के लिए छोड़ दो, जब डिडक्शंस पढ़ाऊंगा ना 80C से 80U तब इसको लिंक करूंगा, अभी समझ नहीं आएगा, तो अभी इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। इस ग्रीन वाली चीजों को अभी इग्नोर कर दो। अभी दो ही चीज बताई, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, दूसरा सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII। और FII कौन होता है? ऐसा कोई फॉरेन कंपनी, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड जिसे इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आज से तुम क्या हो? FII हो। इसको भी के लिए इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, काटना मत, इग्नोर कर दो, बाद में बढ़ेंगे। ओके अब आते हैं नीचे। बट डज नॉट इंक्लूड, कहा था ना पहले सब कुछ बोल रहे हैं कैपिटल एसेट है, अब निकालेंगे तू भी नहीं है एसेट, तू भी नहीं है कैपिटल एसेट, तू भी नहीं है कैपिटल एसेट। अब हम बाहर करना शुरू कर रहे हैं चीजों को, अभी तक सब भर लिया, अब बाहर करेंगे। किसे बाहर किया? स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक इन ट्रेड। और लॉजिकल बात है यार, स्टॉक क्या होता है? आपके बिजनेस का स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, कुछ भी हो, अगर कोई चीज आपका स्टॉक है, स्टॉक को बेचोगे तो बिजनेस की इनकम अर्न होगी ना भाई। और कोई इनकम अगर बिजनेस PGBP में टैक्सेबल हो गई तो दोबारा थोड़ी कैपिटल गेन में लेके आओगे, एक चीज पे एक ही बार तो इनकम पे टैक्स पे करोगे। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर गोल्ड, सोना, गोल्ड बेचता हूं, मेरा गोल्ड का कोई बिजनेस नहीं है, मैंने चेन पहनी हुई थी, ऐसे ही मन भर गया जाके बेच दी, गोल्ड की चेन बेची, कौन सा गेन हुआ? कैपिटल गेन हुआ। क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा गोल्ड मींस कैपिटल एसेट, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको मैं भी। पर सोचो एक ज्वेलर जो सोना बेचता है दुकान खोल के, वो भी तो गोल्ड बेच रहा है, उसके लिए गोल्ड क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो जब वो ज्वेलर गोल्ड बेच रहा होगा, उसकी कौन सी इनकम है? PGBP, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। क्योंकि यही गोल्ड जो मैंने चेन पहनी हुई थी, मेरे लिए क्या था? कैपिटल एसेट। वही चेन उसके लिए क्या है? स्टॉक है। उसका तो काम ही वही है। यानी एक एसेट हो सकता है एक बंदे के लिए स्टॉक हो, एक बंदे के लिए कैपिटल एसेट हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे ही अगर मैं घर खरीदता हूं, घर मेरे लिए क्या है? कैपिटल एसेट है। पर एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए घर क्या है? उसका स्टॉक है। यानी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि एक ही एसेट, कभी स्टॉक कभी बिजनेस, कभी स्टॉक कभी कैपिटल एसेट। क्यों? बिल्कुल पॉसिबल है। ये डिपेंड करेगा जिसके पास ओनरशिप है उस एसेट की, उस बंदे के पास ओनरशिप किस फॉर्म में है। अगर उसके पास ओनरशिप एज स्टॉक है तो उसको बेच के वो कमाएगा PGBP। अगर उस बंदे के पास उस एसेट की ओनरशिप एज अ कैपिटल एसेट है, उसको बेच के वो कमाएगा कैपिटल गेन्स। समझ आ रहा है? तो डेफिनेशन पे वापस आता हूं। 2 क्लॉज 14 ने बोला कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी हो। साथ ही साथ क्या बोला? कोई सिक्योरिटी अगर किसी FII के पास है, वो भी क्या है? कैपिटल एसेट। अब बताओ क्या नहीं है कैपिटल एसेट? अगर आपके कोई भी एसेट में से कोई
स्टॉक इन ट्रेड है तो वो नहीं है कैपिटल एसेट, क्योंकि आपका अगर कोई स्टॉक है तो उसको बेच के आप कमाओगे पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो उस स्टॉक को बेचने से अगर पीजीबीपी अर्न कर रहे हो तो उससे कैपिटल गेन नहीं हो सकता, तो आपका स्टॉक आपका कैपिटल एसेट नहीं है। समझ आया? ओके, आगे चलते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स। व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट्स? ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी जो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो आप। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो आप। एग्जांपल के लिए ये पेन, क्या ये पेन मूवेबल है? बिल्कुल मूवेबल है। इमूवेबल तो लैंड और बिल्डिंग होती है भाई, लैंड बिल्डिंग के अलावा सब क्या है? मूवेबल। ये क्या है? पेन मूवेबल है। हाँ, क्या मेरा अपना है? मेरा पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, अपने यूज के लिए यूज कर रहा हूं। ये क्या है? मेरा पर्सनल, यानी ये नहीं है कैपिटल एसेट। ये कोट पहना हुआ है, ये शर्ट पहनी हुई है, ये चश्मा पहना हुआ है, ये घड़ी पहनी हुई है, क्या ये सब मेरे हैं? हाँ। क्या ये सब मूवेबल है? हाँ। क्या ये पर्सनल हो गए? हाँ। तो ये अब सब कैपिटल एसेट नहीं है। इनको अगर बेचूंगा भी ना तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। किसको? पर्सनल इफेक्ट्स। और पता है इसे बाहर करने का लॉजिक भी है। बताओ क्या लॉजिक है? सोच सकते हो? सर ये पेन है, अगर 100 रुपए का मैंने खरीदा होगा, कल को जाके बेचूंगा ना, कम ही पैसे मिलेंगे, 100 से ऊपर तो कभी नहीं मिलेंगे। ये कोट, अगर मैंने कोट खरीदा है मान लो 10,000 रुपए का, 10,000 का कोट खरीदा, कल को जाके बेचूंगा तो क्या 12,000 मिल जाएंगे? नहीं सर, ऑफकोर्स कम मिलेंगे आपको। ये घड़ी मैंने अगर मान लो 1 लाख की ली है, कल को जाके बेचूंगा तो क्या 10 लाख मिल जाएंगे? नहीं, 1 लाख से कम ही मिलेंगे। पर्सनल मूवेबल चीजों की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, गिरती है, इसलिए प्राइस कम ही मिलना है आपको वापस, इसलिए उनको बाहर कर दिया डेफिनेशन। पर गवर्नमेंट को पता है कुछ पर्सनल चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू विद टाइम बढ़ती है, जैसे कि ज्वेलरी। गोल्ड अपने पास रखोगे, गोल्ड को पहन के रखोगे तो क्या गोल्ड की वैल्यू गिर जाएगी? नहीं, गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ेगी। डायमंड के रिंग पहन के घूम रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या गिर जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने पहले तो पर्सनल चीजों को डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, पर्सनल मूवेबल चीजों को, पर फिर बोला कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर वो कैपिटल एसेट हैं। क्या क्या? ये सब ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, कोई पुराने जमाने का आपके पास सामान पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है, कोई एंटीक बन चुका है, कोई ड्राइंग्स, कोई पेंटिंग्स, मेरी आपकी ड्राइंग पेंटिंग नहीं, मशहूर पेंटर आर्टिस्ट की पेंटिंग, जैसे कि एमएफ हुसैन की पेंटिंग। स्कल्पचर्स, कोई बहुत पुराना आपने रॉक काट के अच्छा सा बना रखा है घर में, हो सकता है ना, हम नहीं बना सकते, आर्टिस्ट बनाते हैं, या कोई एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मतलब अब सुनो, इन जनरल आपसे पूछा जाए पर्सनल मूवेबल एसेट क्या कैपिटल एसेट है? बिल्कुल नहीं। पेन नहीं है, घड़ी नहीं है, कोट नहीं है, ये एसेट्स हैं पर कैपिटल एसेट नहीं है। इनको बेच भी दोगे तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अच्छा सर, क्या ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट होते हैं जो कैपिटल एसेट कहलाए जाते हैं? हाँ। कौन से? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म बना लो, जड़ पास। क्या बनाओगे? जड़ पास। जड़ पास पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर ये कैपिटल एसेट भी है। जैसे ज्वेलरी, ए से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी से ड्राइंग, पी से पेंटिंग, एस से स्कल्पचर्स और ए से एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। आओ डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूं। अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? 2 × 14 ने बोला एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ओके, and any securities held by FII, foreign institutional investors। क्या नहीं आता कैपिटल एसेट डेफिनेशन में? क्या बाहर है? पहले बाहर हुआ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि वो तो पीजीबीपी की इनकम बनेगा। और क्या बाहर हुआ? पर्सनल मूवेबल एसेट बाहर हुए डेफिनेशन से। पर क्या ऐसे भी कुछ एसेट होते हैं जो पर्सनल मूवेबल तो हैं पर वो कैपिटल एसेट भी होते हैं? हाँ, जड़ पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो मुझे बताओ, अगर जड़ पास में से कुछ बेचा, ज्वेलरी बेची, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बेचा, ड्राइंग बेची, पेंटिंग बेची, स्कल्पचर बेची, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बेचा और वहां से गेन हुआ, तो ये कौन से हेड की इनकम है? वो कैपिटल गेन्स की इनकम है, क्योंकि जड़ पास कैपिटल एसेट होता है। क्लियर हुआ?
ओके चलो अब बताते हैं सर ज्वेलरी का मतलब क्या होता है। ज्वेलरी का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स जो पहनते हो आप, अब वो गोल्ड के हो, वो सिल्वर के हो, वो प्लैटिनम के हो, या किसी भी प्रेशियस मेटल जैसे कि डायमंड हो गया, रूबी हो गया, पन्ना हो गया, हीरा हो गया, किसी के भी हो, वो सब क्या है? ज्वेलरी है। आप अब लोगों को पता है क्या दिमाग, सोचो लोगों ने क्या दिमाग लगाया। लोगों ने सोचा यार अगर हम गोल्ड की चेन पहनते हैं, वो ज्वेलरी है, उसको कभी जाके बेचूंगा तो जो गेन होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात सुनो, पहले ज्वेलरी को एक मिनट के लिए बाहर करो। मजे की बात यह है जो आपके पर्सनल मूवेबल एसेट्स होते हैं ना, जैसे पेन, कोट, घड़ी, शर्ट, इनको अगर बेचते हो, प्रॉफिट भी हो गया ना, तब भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता, विदाउट टैक्स, नो टैक्स इनकम है। हाँ यानी अगर आपने कभी 100 रुपए का पेन खरीदा और गलती से 100 का पेन 150 का बेच दिया, 50 रुपए प्रॉफिट कमा लिया ना, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स ही नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है। अब ये मत कहना दुकानदार भी तो ये करता है, दुकानदार के लिए स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड तो पीजीबीपी बनेगा। मैं बात कर रहा हूं पर्सनल एसेट्स की। मैं घड़ी खरीद के लाया 1 लाख रुपए की, कल को मेरे दोस्त को पसंद आ गई, वो कह रहा है मैं तो अमेरिका जा रहा हूं हमेशा के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है बाहर जाके खरीदने का, अभी के अभी तू मुझे घड़ी बेच। मैंने कहा मैं नहीं बेच रहा। कह रहा तूने 1 लाख के लिए, मैं तेरे को 1.5 लाख दे रहा हूं। मैंने कहा ले ले अभी ले। मैंने 1.5 लाख रुपए लिए, घड़ी दे दी। कितने कमाए एक्स्ट्रा? 50,000 रुपए। क्या ये मेरा स्टॉक है? नहीं, मेरा पर्सनल एसेट है। 50,000 कमाए, मेरी जेब में कोई टैक्स नहीं। यानी कि पर्सनल मूवेबल एसेट्स पे टैक्स आता ही नहीं है जब तक वो जड़ पास ना हो, ज्वेलरी ना हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ना हो, ड्राइंग ना हो, पेंटिंग ना हो, स्कल्पचर ना हो, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट ना हो। अब यहां पे सोचो क्या हुआ। एक दिन सलमान खान, सलमान भाई ने एक शर्ट पहनी, 500 रुपए की शर्ट पहनी थी, बस 500 रुपए की। पता नहीं मन में क्या आया, शर्ट उतारी और बोला मेरा कोई भी फैन ये शर्ट खरीदना चाहता है खरीद ले। अब फैन तो बहुत है सलमान भाई के, 500 रुपए की शर्ट सलमान भाई की 10,000 में बिक गई। भाई को कितना गेन हुआ? 9,500 का गेन हुआ। भाई ये कौन सी इनकम? कोई इनकम नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट था, टैक्स ही नहीं लगेगा। अरे वाह सर बढ़िया हो गया। हाँ एक और सुनो, मैंने एक फरारी खरीदी, 2 करोड़ की फरारी मैंने खरीदी। मेरे को किसी दोस्त को बहुत पसंद आ गई वो फरारी, मैंने 2 करोड़ की फरारी 2.5 करोड़ की बेच दी, 50 लाख कमा लिए। कौन सा टैक्स? कोई टैक्स नहीं है। मेरा स्टॉक थोड़ी था, वो कार मेरी पर्सनल मूवेबल एसेट है भाई, मैं फ्री में बेचूं, मैं कितने बेचूं मेरी मर्जी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर्सनल मूवेबल एसेट पे टैक्स तभी लगता है जब वो जड़ पास बनता है, यानी वो ज्वेलरी हो या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो या ड्राइंग हो या पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट हो। क्लियर हो रहा है? तो कितना अच्छा बेनिफिट है यहां पे आपके लिए। अब क्या हुआ, लोगों को पता लगा यार ज्वेलरी पहनूंगा, ज्वेलरी को ज्वेलरी की फॉर्म में रखूंगा, यानी अंगूठी, चेन, कड़े की फॉर्म में रखूंगा, तो जब बेचूंगा कैपिटल गेन आ जाएगा, प्रॉफिट में बिकनी है वो। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने लूप होल निकालना स्टार्ट किए, शर्ट बनवाई, शर्ट नॉर्मल शर्ट बनवाई, और जो बटन होते हैं ना शर्ट के वो सोने के लगवा लिया, गोल्ड के बटन बनवा लिए। यानी क्या किया उन्होंने, गोल्ड को शर्ट की फॉर्म में लगा लिया। अब वो शर्ट को बेचने गए, अब तो प्रॉफिट में बिकेगी शर्ट, क्योंकि गोल्ड तो का प्राइस तो बढ़ता ही रहता है। अब वो कह रहे हैं हमने तो पर्सनल मूवेबल एसेट बेचा है जी, शर्ट बेची है, वो तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, नो कैपिटल गेन। गवर्नमेंट को समझ आ गया लूपहोल, तो गवर्नमेंट ने ज्वेलरी को डिफाइन कर दिया। गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला, कोई भी सोना, कोई भी चांदी, कोई प्लैटिनम, कोई भी महंगा हीरा मोती अगर किसी कपड़े में, वेयरिंग अपैरल में लगा लिया है, या किसी फर्नीचर में, बर्तन में ही क्यों ना लगा लिया हो भाई, अब वो ज्वेलरी कहलाया जाएगा। गवर्नमेंट को पता है लोग अभी शर्ट में लगा रहे हैं, कल को पेंट में लगाएंगे, कल को सोने की कुर्सी बना लेंगे, सोने का टेबल बना लेंगे। भाई साहब जहां भी सोना, चांदी, हीरे, मोती लगा दिए, अब वो चाहे शर्ट में लगाओ, वो तुम कुर्सी टेबल में लगाओ, वो तुम कहीं भी लगाओ, अब वो ज्वेलरी माना जाएगा। और अगर ज्वेलरी माना जाएगा तो वो कैपिटल एसेट बन गया, और कैपिटल एसेट बन गया तो उसे बेचने पे जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। समझ आया? ओके अब एक बार रिवाइज कराऊं, हमने गए थे 4 दिन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के पास, हमने बोला हे 45 सबसेक्शन 1 व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट। उसने बोला हमें नहीं पता कैपिटल एसेट, 45 1 ने खाली बोला था कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो आने वाले गेन को हम टैक्सेबल करेंगे कैपिटल गेन्स के अंदर। तो वहां से हम गए थे 2 क्लॉज 14 के पास, 2 क्लॉज 14
व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? उसने बोला इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटीज यानी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स व्हिच आर हेल्ड बाय अ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड्स व्हाट? स्टॉक एंड ट्रेड. स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता क्योंकि उसको बेच के क्या निकलता है? PGBP. एंड व्हाट इज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट डेफिनेशन? क्या और बाहर किया? पर्सनल मूवेबल एसेट्स बाहर करे. यानी पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पेन, घड़ी, कोट, शर्ट, मेरी कार, मेरी बाइक, इन सबको बेच के कैपिटल गेन नहीं आ सकता. ये पर्सनल मूवेबल एसेट्स होते हैं. पर क्या ऐसे भी कुछ पर्सनल मूवेबल चीजें होती हैं जो कैपिटल एसेट है? हाँ, क्या? जड़पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल एसेट हैं. इनको बेचोगे, गेन होगा तो कैपिटल गेन आएगा. ठीक है. अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं? हाँ सर बताओ ना. मैंने बोला इन जनरल स्टॉक इन ट्रेड, इन जनरल SIT स्टॉक इन ट्रेड कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन है PGBP? सर ये PGBP की इनकम है. अब सोचो, जो शेयर के ब्रोकर होते हैं, जो डेली शेयर खरीदते सॉरी ब्रोकर डीलर्स होते हैं, वो डेली शेयर खरीदते बेचते हैं. अगर कोई बंदा डेली शेयर खरीद रहा है, डेली बेच रहा है, तो उसके लिए शेयर क्या हुआ? कैपिटल एसेट हुआ या स्टॉक इन ट्रेड हुआ? भाई देखो, अगर मैं हूं, मैंने शेयर आज खरीदा रिलायंस का शेयर, मैं नहीं बेच रहा 6 महीने 1 साल तक, मैंने अपने पास अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर रखा हुआ है, तो वो शेयर मेरे लिए क्या है? कैपिटल एसेट. पर सोचो, एक बंदा डीलर है, वो दिन में 10 बार शेयर खरीदता बेचता है. यार सुबह खरीदा रिलायंस का शेयर 80 मान लो 1500 रुपए का, 1 घंटे में शेयर बढ़ के 1550 हो गया, बेच दिया. फिर शेयर कम प्राइस में आया, फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया. तो उस बंदे के लिए, डीलर के लिए, वो शेयर क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड हो गया. ये आपको बता चुका हूं. एक ही एसेट एक बंदे के लिए स्टॉक हो सकता है, एक बंदे के लिए कैपिटल एसेट हो सकता है. तो सोचो, अगर कोई डीलर है, वो दिन में 10 बार शेयर खरीदता बेचता है, उसके लिए शेयर क्या हो गए? स्टॉक इन ट्रेड हो गया भाई साहब. तो उसकी कौन सी इनकम होगी उसको बेच के? PGBP की इनकम होगी. तो अब क्या हुआ? सोचो, ये इंडिया मान लो, ये क्या है? ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. गवर्नमेंट ने बोला कोई वहां पे फॉरेन कंपनी या फॉरेन म्यूचुअल फंड क्या है? FII है. गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया. इस FII ने क्या किया? इसने इंडिया में कोई शेयर खरीदा, मान लो रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, और ये FII डीलर है. क्या है? डीलर है. ये दिन में 10 बार खरीद के 10 बार बेच रही है शेयर को. तो FII के लिए ये रिलायंस का शेयर क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड हो गया. तो हमारे हिसाब से FII के FII है कोई फॉरेन की कंपनी, इंडिया में एक ही शेयर को डेली खरीद बेच रही है, तो उसके लिए FII के लिए वो इनकम कौन सी होनी चाहिए? स्टॉक इन ट्रेड की इनकम, PGBP होना चाहिए, है ना. पर हो क्या रहा है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती है ना, तो उनके ऊपर लग जाता है 40% का टैक्स. ये आपको बताऊंगा बात इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस की इनकम करती है तो उन पे लग जाता है 40% का टैक्स. तो उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे इंडिया में आके काम, इतना टैक्स दे रहा भाई, मैं नहीं कर रहा टैक्स. और आगे जाके आपको बताऊंगा कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है शेयर्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म होगा तो लगेगा 15% का, लॉन्ग टर्म होगा तो लगेगा टैक्स 12% का. सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है बाद में, बस ये बताना चाहता हूं. शेयर डिवेंचर वगैरह पे कैपिटल गेन दो हिसाब से लगता है, या तो 15% या 20% के हिसाब से. और बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स है? 40% का टैक्स. तो FII क्या चाहता होगा कि भाई मैं एसेट को एज अ कैपिटल एसेट होल्ड करूं ताकि कम टैक्स लगे. क्योंकि सोचो, FII अगर कोई शेयर रख के बैठ गया अपने पास, नहीं बेच रहा 5-6 महीने साल तक, तो या तो 15% के हिसाब से टैक्स पे करेगा या वो 10% के हिसाब से टैक्स पे करेगा. पर वही FII अगर डीलर है शेयर्स का, डेली खरीदता बेचता है, तो उसके लिए बिजनेस इनकम है, क्योंकि वो शेयर्स का स्टॉक है, तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 40% का. पर वो चाहता है मैं डेली खरीदूं बेचूं, वो क्यों इन्वेस्ट करके बैठ जाए कितने टाइम तक. तो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ FII के लिए लॉ बनाया है एक. क्या? सिर्फ FII के लिए बोला है, हे FII तुम फॉरेन के बंदे हो, तुम डॉलर पाउंड लेके आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारी हर इनकम को बोलेंगे कैपिटल गेन्स की इनकम. पता है क्यों? क्योंकि बोला गया है, ध्यान से सुनना क्या बोला गया है, अगर एक FII अगर एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में
कोई सिक्योरिटी हेल्ड करता है, शेयर डिबेंचर या बॉन्ड लेता है, अब वो चाहे उसको स्टॉक माने या उसको कैपिटल एसेट माने, मतलब एक एफआईआई शेयर डेली खरीदे बेचे या रख के साल बाद 6 महीने बाद बेचे, एफआईआई के लिए हर सिक्योरिटी कहलाई जाएगी कैपिटल एसेट, ताकि उस पर कम टैक्स बने, या तो 15% लगे या 10% लगे। इसी वजह से यहां पे बोला गया है, जो स्टॉक इन ट्रेड को बाहर किया था ना, उसमें क्या बोला था, अदर देन सिक्योरिटीज रेफर टू इन क्लॉज बी, यानी ये वाली। अब सुनो क्या हुआ, मतलब सुनो, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी, शेयर्स को एज अ स्टॉक खरीदे या शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, 6 महीने साल के लिए खरीदे, एफआईआई ने अगर कोई शेयर इंडिया में खरीदे हैं, हमेशा उस शेयर को क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट। उस पे होने वाला गेन हमेशा क्या होगा, कैपिटल गेन। पर जो इंडिया का बंदा है, इंडिया का स्टॉक में डीलर है, वो अगर स्टॉक मानेगा तो पीजीबी में टैक्स पे करेगा, रखेगा तो कैपिटल गेन में टैक्स पे करेगा। यानी देखो, इंडियन डीलर अगर शेयर्स को स्टॉक मानता है तो कौन सी इनकम अर्न कर रहा है, पीजीबीपी। और अगर कोई डीलर नहीं है, कोई नॉर्मल बंदा है, मेरी तरह आपकी तरह, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को रखना चाहता है, इंडियन इन्वेस्टर जो कह रहा है मैं शेयर खरीदूंगा पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूं, या शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 2 दिन के लिए रखना चाहता हूं, 1 हफ्ते के लिए रखना चाहता हूं, साल के लिए रखना चाहता हूं, मैं डेली खरीदता बेचता नहीं हूं, मैं तो इन्वेस्ट करके रखता हूं पैसे, तो उसके लिए वो कैपिटल एसेट है और उस पर होने वाला गेन क्या बनेगा, कैपिटल गेन्स। पर अगर कोई एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो शेयर को चाहे स्टॉक में रखे या वो शेयर को कैपिटल एसेट बोल के रखे, उसके लिए तो दोनों ही क्या कहलाए जाएंगे, कैपिटल एसेट। यानी अगर एफआईआई ने कोई शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीद लिया इंडिया में, अब वो चाहे स्टॉक बोले या वो कैपिटल एसेट बोले, इनकम टैक्स की डेफिनेशन में दोनों ही बार से क्या बोला जाएगा, कैपिटल एसेट। होने वाला गेन कहां जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। और लॉजिक क्या है, अगर स्टॉक बोल देंगे इसको तो बिजनेस इनकम बन जाएगा, जिसमें उसका 40% टैक्स लग जाएगा, फिर वो इंडिया में आएगा ही नहीं बिजनेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब तुम स्टॉक बोलो या कैपिटल एसेट, जो बोलना है बोलो। हमने लिख दिया एक्ट के अंदर, एफआईआई अगर इंडिया में शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीदता है, हम हमेशा क्या मानेंगे, उसको कैपिटल एसेट मानेंगे। तू चाहे डेली खरीद के बेच, तू रख के बेच, हमें मतलब नहीं है। एफआईआई ने अगर शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीदे, इनकम टैक्स डेफिनेशन में से कहला जाएगा कैपिटल एसेट, होने वाला गेन क्या बनेगा, कैपिटल गेन से। समझ आया? ओके, देख लो कितना डीप में जा रहा हूं डेफिनेशन के साथ। डीप में इसलिए जा रहा हूं कि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएं। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पैसा है ना, इस चीज के अंदर इतना पैसा है, हद नहीं है। लोगों को समझ ही नहीं आता क्या है कैपिटल एसेट, क्या नहीं है। आपको समझ आएगा, अभी तो बेस क्रिएट कर रहा हूं। देखो कहते हैं ना, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो उतनी अच्छी बिल्डिंग बनती है। इसीलिए एक एक पॉइंट को डिग करके आपको दे रहा हूं। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बनेगी फाउंडेशन, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा पूरा बिल्डिंग, पूरा चैप्टर, पूरा इनकम टैक्स एक्ट, उतने तगड़े कमाओगे पैसे। चलो वापस आते डेफिनेशन पे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड शेयर डिवेंचर बॉन्ड यानी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई। क्या नहीं होता है कैपिटल एसेट? सर स्टॉक इन ट्रेड नहीं होता कैपिटल एसेट, पर एक स्टॉक इन ट्रेड होता है कैपिटल एसेट। कौन सा? एफआईआई के द्वारा रखे गए सिक्योरिटीज। ओके, और क्या नहीं होता कैपिटल एसेट? पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती कैपिटल एसेट। क्या कुछ एक्सेप्शन है? क्या कोई पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है कैपिटल एसेट? हाँ, कौन सी? जड़पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये हैं कैपिटल एसेट्स। ओके सर, मैंने कपड़ों में ज्वेलरी लगा दी, मैंने बर्तन में ज्वेलरी लगा दी, मैंने फर्नीचर में ज्वेलरी लगा दी। अब ये क्या है? ये पर्सनल मूवेबल है, ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी है। इनको बेचोगे तो क्या निकलेगा? कैपिटल गेन्स। ओके चलो, टीवी, कार, मोबाइल वगैरह बेचो तो क्या होगा? कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? पर्सनल मूवेबल एसेट्स। पर ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग बेची तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कैपिटल एसेट्स। ऐसे ही मैंने सोने के बर्तन, चांदी के बार, चांदी के सिक्के, इनको बेचा तो ये क्या है? ये भी ज्वेलरी है, इस पे भी आएगा कैपिटल गेन्स। पर एक सुनो एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। इंडिया में ना जब शादी होती है तो
ब्राइड के पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स नॉर्मली गिफ्ट करते हैं चांदी के बर्तन, सिल्वर के यूटेंसिल्स। हमारे घरों में चांदी के बर्तन में पूजा भी होती है, ये इंडिया का ट्रेडिशन है। चांदी के बर्तन में लोग खाना भी खाते हैं। जब कभी आपके घर में बड़े अच्छे हाईफाई गेस्ट आते हैं तो हम उनको चांदी के बर्तन में खाना खिलाते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट को भी लगा यार बात तो ठीक है, इंडिया में चांदी के बर्तन यूज करना एक ट्रेडिशन है, और अगर ट्रेडिशन है तो ट्रेडिशन के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन और दिया, चांदी के बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल्स को ज्वेलरी से बाहर कर दिया। सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट ज्वेलरी इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि सिल्वर यूटेंसिल्स पे टैक्स नहीं लगेगा। आपने मान लो 10,000 रुपए के चांदी के बर्तन खरीदे, उनको आपने कुछ टाइम बाद बेच दिया 12,000 रुपए का, चांदी के बर्तन बेच के प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि चांदी के बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल्स को ज्वेलरी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। पर सोने के बर्तन ज्वेलरी हैं, सिर्फ और सिर्फ चांदी के बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल्स को बाहर किया डेफिनेशन से, याद रहेगा। ओके, वापस आते हैं डेफिनेशन। ज्वेलरी में क्या क्या आता है? ज्वेलरी हर फॉर्म में हो, ऑर्नामेंट फॉर्म में हो, कपड़ों में लगाओ, फर्नीचर में लगाओ, वो ज्वेलरी है, कैपिटल एसेट है, बेस पे कैपिटल गेन आएगा। पर चांदी के बर्तन ज्वेलरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, उनको बेच के कैपिटल गेन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। पर सोने के बर्तन कैपिटल एसेट हैं, बेच के कैपिटल गेन आएगा। कार यूज्ड इन बिजनेस, ये समझो, देखो एक बिजनेस अगर आप करते हो, बिजनेस में आपके पास एसेट दो तरह के होते हैं, कुछ आपका स्टॉक होता है जिसको बेच के प्रॉफिट अर्न करते हो, और कुछ एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग जहां पे आप काम कर रहे हो, आपका फर्नीचर, आपका एसी, आपका लैपटॉप, आपकी कार, ये सारे एसेट स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो बेच के कमाते हो, ये एसेट आपकी बैलेंस शीट में आते हैं, इनको आप यूज कर रहे हो बिजनेस करने के लिए। तो अगर कोई बिजनेस का एसेट जो स्टॉक नहीं है, जो बिजनेस का एसेट, जैसे जहां पे बिल्डिंग है, जहां काम कर रहे हो, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, इनको अगर बेचते तो इस होने वाली इनकम को भी कैपिटल एसेट कहा जाता है। इसका लॉजिक अभी समझ नहीं आएगा, वो आएगा इन द चैप्टर पीजीबीपी। दोबारा सुनो क्या बोला, स्टॉक की बात नहीं कर रहा, उन एसेट्स की बात कर रहा हूं जिनको हम बेच के बिजनेस नहीं करते, वो रखे होते हैं, बिजनेस में काम आ रहे होते हैं, लैपटॉप, एसी, फर्नीचर, मेरी कार, मेरा घर। ऐसे किसी एसेट को जो बिजनेस में यूज हो रहा है, उसको बेच के अगर आप पैसे अर्न करते हो, गेन अर्न करते हो, उसे हम कैपिटल गेन में ही टैक्स करते हैं। पर लॉजिक क्या है ये समझ आएगा पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। अगला, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये भी नहीं होता है कैपिटल एसेट। ये हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 जो नहीं होते कैपिटल एसेट। तो गवर्नमेंट ने बोला रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं होता है कैपिटल एसेट। पहली बात, तो एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जिस पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या हो गया? जो किसी रूरल एरिया में है एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, यानी कि सर दो तीन बातें बताओ, मैंने कहा बोलो सर, खाली लैंड, जमीन अगर बेचूंगा तो क्या कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। अभी तक बाहर हुआ डेफिनेशन से, बाहर नहीं हुआ ना, तो है कैपिटल एसेट। सर बाहर होने का वेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ने क्या बोला था, एनी प्रॉपर्टी, पहले तो सब कुछ बोल दिया कैपिटल एसेट है, फिर बाहर निकालना शुरू किया था, तू भी नहीं है, तू भी नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड बाहर निकाला था, पर्सनल मूवेबल एसेट बाहर निकाले थे, इमूवेबल बाहर नहीं निकाले थे। तो लैंड हो या बिल्डिंग हो, वो कैपिटल एसेट है। एग्रीकल्चर लैंड, इस लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, क्या वो भी कैपिटल एसेट है? वो भी कैपिटल एसेट है। जब तक एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में ना हो तब तक वो कैपिटल एसेट रहेगा। मतलब शहर में अगर एग्रीकल्चर करते हो एक लैंड के ऊपर, उस लैंड को बेचते हो, उसके ऊपर जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन कहलाया जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हो या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, दोनों कैपिटल एसेट होते हैं। जब तक कोई एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में ना हो तब तक हम उसको क्या मानते हैं? कैपिटल एसेट मानते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर, क्या होता है रूरल एरिया, क्या होता है अर्बन एरिया? आओ बताऊं मैं आपको। देखो, मान लो ये एक म्यूनिसिपैलिटी है। क्या है? म्यूनिसिपैलिटी है, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इस एरिया की पॉपुलेशन अगर 10,000 से कम है,
अगर इस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो ये पूरा एरिया कहलाया जाता है रूरल एरिया। क्या कहलाया जाता है? रूरल। मतलब अगर इसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो ये कहलाया जाएगा रूरल। तो यहां पे अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड हुआ, क्या हुआ? एग्रीकल्चर लैंड हुआ, तो उसे कहेंगे अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और वो नहीं है कैपिटल एसेट। ऐसे किसी लैंड को बेचोगे जो, सॉरी, ऐसे किसी एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे जो रूरल एरिया में आता है। रूरल एरिया क्या होता है? ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम होती है। तो दो चीजें हैं, पहला, ऐसी कोई म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो एरिया क्या कहलाया जाएगा? रूरल एरिया। उस एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेच रहे हो तो वो उसमें नहीं आएगा कैपिटल गेन, क्योंकि ऐसा लैंड जो रूरल एरिया में है उससे नहीं, क्या उसे कहते हैं? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से देखना। अब मान लो ये म्यूनिसिपैलिटी है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन मान लो इसकी है मोर देन 10,000 पर अप टू 1 लाख। हाँ, क्या बोला मैंने? 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है पर 1 लाख से कम है, तो क्या होगा? तो सर ये एरिया हो गया अर्बन एरिया। ये पूरा एरिया क्या हो गया? अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब यहां पे जो लैंड होगा, अब वो एग्रीकल्चर का हो या नॉर्मल बिल्डिंग का लैंड हो, ये एरिया क्या कहलाया जाएगा? अर्बन लैंड। और अर्बन लैंड इज अ कैपिटल एसेट। ठीक है, अच्छा, पर अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो ये तो है अर्बन एरिया। ये तो है अर्बन एरिया क्योंकि पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है। इनकम टैक्स में अर्बन या रूरल को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, अच्छा, कितनी पॉपुलेशन है? 10,000 से ऊपर 1 लाख तक, ये है अर्बन एरिया। अब इसके आसपास के एरिया देखो, इसके चारों तरफ अप टू 2 किलोमीटर्स, अप टू 2 किलोमीटर्स, चारों तरफ 2 किलोमीटर वाला एरिया भी कहलाया जाएगा अर्बन एरिया। यानी अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक है तो वो तो है ही अर्बन, क्योंकि पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर गई, पर आसपास के 2 किलोमीटर का इलाका भी कहलाया जाएगा अर्बन। समझ आया? ठीक है, अच्छा, अब सर अगर कोई एरिया हो, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से भी ऊपर हो पर 10 लाख तक हो, तो ये तो है अर्बन एरिया। ये तो है, 10,000 पॉपुलेशन होते बन जाएगा अर्बन एरिया। इसकी तो 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है, तो ये तो है अर्बन। तो आसपास का अप टू 6 किलोमीटर के एरिया भी बन जाएगा अर्बन एरिया। यानी अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक है तो वो तो है ही अर्बन, पर आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया क्या बन जाएगा अब? अर्बन। और अगर कोई एरिया म्यूनिसिपैलिटी का जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ऊपर है तो ये म्यूनिसिपैलिटी तो है अर्बन, और आसपास के 8 किलोमीटर का एरिया अब कहलाया जाएगा अर्बन। समझ आया कैसे डिफाइन किया है? व्हाट इज रूरल, व्हाट इज अर्बन? और डेफिनेशन पे आता हूं। देखो, सबसे पहले क्या बोला? कोई भी एरिया, म्यूनिसिपैलिटी बोलो, कैंटोनमेंट बोर्ड बोलो, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 है या ज्यादा है, वो क्या है? अर्बन एरिया। यानी रूरल के लिए क्या जरूरी है? उस एरिया की पॉपुलेशन लेस देन 10,000। ठीक है सर, पॉपुलेशन बन गई 10,000 या ज्यादा, तो अब बताओ पॉपुलेशन 10,000 से कितनी ज्यादा है? सर 10,000 से ऊपर है पर 1 लाख से कम है। उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है पर 10,000 से ऊपर थी, तो वो एरिया तो बन गया अर्बन। और आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया, यानी जहां पे उस म्यूनिसिपैलिटी की क्या कहते हैं उसको, म्यूनिसिपैलिटी की जगह कंप्लीट हुई, वहां से 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन कहलाया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे म्यूनिसिपैलिटी के बहुत पास है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है। इनकम टैक्स में अर्बन रूरल को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते हैं। तो दोबारा बताऊं, ये एरिया की पॉपुलेशन है 12,000, तो ये तो है ही अर्बन। इसके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया भी क्या है? अर्बन। अब अगर इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर जाए पर 10 लाख तक रहे, मतलब 4 लाख पॉपुलेशन, 6 लाख पॉपुलेशन, तो ये एरिया तो अर्बन है। और आसपास का 2 नहीं, आसपास के 6 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाया जाएगा? अर्बन। और अगर इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा होती तो ये तो है ही अर्बन, और आसपास के 8 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाया जाएगा? अर्बन। समझ आया? और एक एग्जांपल मुझे बताओ, चलो देखो, मान लो ये म्यूनिसिपैलिटी है,
म्यूनिसिपैलिटी है, इसकी पॉपुलेशन मान लो है, कम ज्यादा छोड़ो, इसकी पॉपुलेशन मान लो है 7 लाख की। कितनी पॉपुलेशन है? 7 लाख, यानी 1 लाख से ऊपर 10 लाख से कम, 7 लाख पॉपुलेशन है। 7 लाख पॉपुलेशन है, ये तो हो गया अर्बन एरिया। तो आसपास का कितना एरिया आएगा अर्बन एरिया में? आसपास के 6 किलोमीटर को बोलेंगे अर्बन, क्योंकि 7 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो आसपास के 6 किलोमीटर क्या बोलेंगे? अर्बन एरिया। अप टू 6 किलोमीटर क्या कहलाया जाएगा हर एरिया? अर्बन एरिया। अब सोचो, मेरा कोई मेरा कोई एग्रीकल्चर लैंड यहां पे है, कहां पे है? यहां पे है, ये मान लो है 5 किलोमीटर का एरिया, यहां पे है कोई मेरा लैंड। मुझे लग रहा है यार म्यूनिसिपैलिटी से 5 किलोमीटर दूर हूं और म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 7 लाख की है, इस लैंड को बेचूंगा तो कैपिटल एसेट माना जाएगा क्योंकि अर्बन हो गया। 6 किलोमीटर तक था अर्बन, मैं 5 किलोमीटर पे खड़ा हूं, तो मैंने क्या किया ना, मैंने ऐसे रोड बना दी। रोड मैंने यहां तक आने की रोड, यहां पे मोड़, यहां पे मोड़, यहां पे मोड़, और यहां पे आके ऐसे रोड दिखा दी। तो मतलब जो एरिया 5 किलोमीटर का हो सकता था, मैंने मोड़ लेके 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 इस एरिया को कर दिया 7 किलोमीटर का। जैसे ही 7 किलोमीटर दिखा दिया मैंने एरिया, अब 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर चला गया। यानी कि मैंने जानबूझ के ऐसे मोड़ देके, रास्ते ब्लॉक वगैरह करके म्यूनिसिपैलिटी से 7 किलोमीटर दूर कर दिया। अब पॉपुलेशन 7 लाख की थी, सिर्फ 6 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन कहलाया जाता, मैं 7 किलोमीटर पहुंच गया, अब नहीं है मेरा अर्बन एरिया। मैंने लूपहोल निकाल लिया टैक्स में, मैंने 2-3 मोड़ ज्यादा बनवा दिए रास्ते में। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया होगा, बहुतों के दिमाग में आया होगा? सर बहुतों के दिमाग में आया होगा। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला तुम 10 मोड़ बनाओ, तुम 100 मोड़ बनाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने बोला हम ये डिस्टेंस देखेंगे एरियली, यानी हवा से अगर ट्रैवल करते, बाय एयर ट्रैवल करते, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस रहता। यानी गवर्नमेंट डिस्टेंस देखती है एरियली, हवा के रूट से देखती है। हवा में तो कोई मोड़ नहीं आते, तो एरोप्लेन जा रहा होता है क्या वो गली से मुड़ता है? नहीं, वो तो सीधे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एरोप्लेन में क्या मतलब, मुझे कितने मोड़ हो? यानी गवर्नमेंट डिस्टेंस देखती है एरियली। एरियल अगर 6 किलोमीटर तक है तो आपका एरिया अर्बन है, वरना क्या है? समझ आया? ओके, गवर्नमेंट डिस्टेंस देखती है एरियली। आओ वापस और डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज अर्बन लैंड। म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो क्या है? रूरल। आसपास के एरिया भी रूरल, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है, 1 लाख तक है, वो म्यूनिसिपैलिटी क्या हो गई? अर्बन। और आसपास के 2 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस वाला एरिया क्या हो गया? अर्बन। म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, म्यूनिसिपैलिटी क्या हो गई? अर्बन। अब आसपास के 6 किलोमीटर तक का एरिया क्या हो गया? अर्बन। म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर, तो आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया क्या हो गया? अर्बन। समझ आया? ठीक है। तो अब देखो जल्दी से बात, एक मान लो एक लैंड को मैंने सेल किया। पहले तो बताओ वो नॉर्मल लैंड है, यानी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, या वो एग्रीकल्चर लैंड? एग्रीकल्चरल लैंड है। 2 तरह के लैंड पॉसिबल है, एक नॉर्मल, एक एग्रीकल्चरल। नॉर्मल लैंड तो भाई साहब चाहे अर्बन एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में हो, क्या ही फर्क पड़ता है? दोनों ही केस में वो क्या है? वो कैपिटल एसेट है। यानी कि रूरल एरिया में ऐसा कोई म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन खाली 1000 पॉपुलेशन है, वहां पे अगर बिना एग्रीकल्चर वाला नॉर्मल लैंड बेचोगे ना, वो भी कैपिटल एसेट है। एक्सेप्शन सिर्फ रूरल एग्रीकल्चर लैंड को है। यानी रूरल देख के सीधे एग्जम्पशन मत कर देना, सिर्फ रूरल लैंड बोला होगा या रूरल नॉन एग्रीकल्चर लैंड बोला होगा, वो कैपिटल एसेट है, उसको बेच के कैपिटल गेन आएगा। यानी कि नॉर्मल लैंड तो चाहे अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, वो कैपिटल एसेट हमेशा होता है, उसको बेच के कैपिटल गेन आता है। एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है 2 जगह पे, या तो अर्बन जगह पे होगा या रूरल जगह पे होगा। अर्बन जगह पे है तो क्या होगा? कैपिटल एसेट। यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज द कैपिटल एसेट, बेचोगे कैपिटल गेन आएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके, वापस आता हूं डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंक्लूड्स शेयर डिबेंचर बॉन्ड, यानी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई। अब एफआईआई सिक्योरिटी को चाहे रॉ मटेरियल बोले, स्टॉक बोले, सॉरी एफआईआई सिक्योरिटी को चाहे स्टॉक बोले या कुछ बोले, हम क्या मानेंगे उसको? कैपिटल एसेट।
अच्छा, क्या नहीं है कैपिटल एसेट, क्या बाहर है कैपिटल एसेट डेफिनेशन से, किसको बेच के नहीं आएगा कैपिटल गेन? पहला, नॉर्मल स्टॉक इन ट्रेड। ऐसा कौन सा स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है? एफआईआई द्वारा हेल्ड करी सिक्योरिटीज। और क्या नहीं है कैपिटल एसेट? पर्सनल मूवेबल एसेट, शर्ट, पैंट, लैपटॉप, कोट, घड़ी नहीं है कैपिटल एसेट। मेरी कार नहीं है कैपिटल एसेट, मेरा पर्सनल मूवेबल है वो। कौन से मूवेबल एसेट पर्सनल होने के बाद भी कैपिटल एसेट कहलाए जाते हैं? आंसर इज जड़पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ओके, बर्तन में, पेन में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में ज्वेलरी लगा दिया, वो क्या है? अब वो ज्वेलरी है। एक्सेप्शन है, हाँ, चांदी के बर्तन, सिल्वर यूटेंसिल्स ज्वेलरी नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, बेच के कैपिटल गेन नहीं आएगा। पर सोने के बर्तन कैपिटल एसेट है। ओके, और क्या नहीं है कैपिटल एसेट? रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है कैपिटल एसेट। समझ आया? ओके, आगे चलते हैं। अगला, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, चाहे 1999 स्कीम वाले हों या 2015 स्कीम वाले हों, ये भी नहीं है कैपिटल एसेट। सर क्या होते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स? आओ बताता हूं क्या होते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, मान लो मेरे पास घर में गोल्ड पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली गोल्ड को हम रख देते हैं लॉकर्स के अंदर, सालों साल पड़ा रहता है। साल में एक कोई फंक्शन हो, दो फंक्शन हो, किसी की शादी हो, तो निकालते हैं लॉकर से, पहन के चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार क्यों ना एक स्कीम निकालें, लोगों को बोले अपना गोल्ड लॉकर से बाहर निकालो, आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, आप बाहर निकालो, अपना गोल्ड लो, जाके गवर्नमेंट को दो। एसबीआई के कुछ बैंक्स होते हैं जो ये काम करते हैं, वो क्या करते हैं, हम अपना गोल्ड लॉकर से निकालते हैं, बैंक को जाके देते हैं, बैंक उसका वेट करता है, क्वालिटी चेक करता है, और हमको उसके पैसे नहीं देता, एक बॉन्ड इशू कर देता है, जिसे कहते हैं गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के बॉन्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है। एसबीआई ने हमको हमारे गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आज की डेट में हमें एक बॉन्ड इशू कर दिया कि आपके गोल्ड की वैल्यू इतनी है। अब एसबीआई उनको मेल्ट करेगा, आगे कहीं इन्वेस्ट करेगा पैसों को, वो उनकी हेडेक है। हमारा काम क्या है, हमने गोल्ड दिया, बदले में बॉन्ड लेके आ गए, मान लो 5 साल के बॉन्ड्स हैं, तो अब हर 5 साल तक मुझे इसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा इस पे, पहली बात तो गवर्नमेंट ने स्कीम को पॉपुलर करने के लिए बोला, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी इनकम होगी ना, ये अदर सोर्स की इनकम होती है, ये एग्जेम्प्ट है, यानी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। अरे वाह, गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर तो इंटरेस्ट आएगा, उस पर टैक्स ही नहीं है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ क्या बोला, ये बॉन्ड्स हैं, आपको नहीं रखने 5 साल तक, मत रखो, कल को जाके आप किसी को बॉन्ड बेच दो 2 साल के बाद, बोलो भाई साहब इतने के बॉन्ड्स हैं, कल को एसबीआई को वापस करोगे, आपको गोल्ड के पैसे मिल जाएंगे। ये बॉन्ड्स को मैं किसी को बॉन्ड बेच रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है समझो, मैं बैंक के पास गया, अपना गोल्ड दिया, बॉन्ड लेके आ गया। एग्जांपल के लिए मान लो 5 लाख का मेरा गोल्ड था, मैंने गवर्नमेंट बैंक को 5 लाख का गोल्ड दिया, उन्होंने 5 लाख का मुझे बॉन्ड दे दिया कि आपके पास 5 लाख का गोल्ड आपने बैंक को दिया हुआ है। 2 साल बाद क्या हुआ, मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मैंने एक दोस्त के पास गया, मैंने बोला भाई ये 5 लाख का बॉन्ड है, एसबीआई ने मुझे दिया हुआ है, तो एक काम करे बॉन्ड तू खरीद ले, मुझे पैसे दे दे अभी, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो जाना बैंक के पास, बॉन्ड वापस करके या तो पैसे ले आयो या अपना गोल्ड वापस ले आयो। ठीक है, मैंने ये 5 लाख का बॉन्ड उस टाइम 2 साल बाद 6 लाख की वैल्यू चल रही थी, मैंने 6 लाख में उसको बेच दिया, मुझे 1 लाख का फायदा हुआ, कोई कैपिटल गेन नहीं, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को कैपिटल एसेट से बाहर किया हुआ है। यही अगर मैं अपना गोल्ड बेचता तो कैपिटल गेन आता, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती मुझसे, पर ये बॉन्ड्स बेच रहा हूं तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो स्कीम के होते हैं उनको कैपिटल एसेट डेफिनेशन से बाहर करा है। ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब लॉकर से बाहर निकालो गोल्ड, हमको दो, तुम उसका फायदा उठाओ। गवर्नमेंट को फायदा क्या है, पैसे मिल रहे हैं, गोल्ड बेच के पैसे कमाएगी गवर्नमेंट। समझ आया फर्क आपको? यानी अगर एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा है लॉकर में, जाके गोल्ड डिपॉजिट के बॉन्ड्स खरीद लो, फायदा क्या है, कल को जाके ज्वेलरी बेचते टैक्स आ जाता, बॉन्ड बेचो कोई टैक्स नहीं है तो गोल्ड ही। समझ आ गया? ओके, ये थे आपके गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ये है बच्चे आपकी डेफिनेशन कैपिटल एसेट की, तो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने। क्या बोला 214 ने, क्या है कैपिटल एसेट? एवरी प्रॉपर्टी, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड इज अ कैपिटल एसेट, इंक्लूड्स सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई।
क्या नहीं है कैपिटल एसेट? स्टॉक इन ट्रेड नहीं है कैपिटल एसेट, पर एक स्टॉक इन ट्रेड है कैपिटल एसेट। कौन सा? एफआईआई के द्वारा रखा गया कोई भी सिक्योरिटी, ये कैपिटल एसेट है। और क्या नहीं है कैपिटल एसेट? पर्सनल मूवेबल एसेट्स नहीं होते कैपिटल एसेट। मेरी शर्ट, मेरी पैंट, मेरा कोट, मेरी घड़ी, मेरी कार नहीं है कैपिटल एसेट। पर जड़ पास पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर वो है कैपिटल एसेट। क्या है जड़ पास? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी सिर्फ ऑर्नामेंट्स नहीं है, आभूषण नहीं है, ज्वेलरी कपड़े भी हैं। कपड़ों में सोना लगा दिया, चांदी लगा दिया, डायमंड लगा दिया, वो कपड़ा क्या बन गया? ज्वेलरी। फर्नीचर, यूटेंसिल्स, किसी में ज्वेलरी लगा दी, वो भी क्या बन गया? ज्वेलरी बन गया कैपिटल एसेट। पर सिल्वर के यूटेंसिल्स, चांदी के बर्तन नहीं है कैपिटल एसेट। चांदी की घड़ी कैपिटल एसेट है, चांदी का कोट, चांदी के बटन है कैपिटल एसेट, चांदी के बर्तन नहीं है कैपिटल। सोने के बर्तन है कैपिटल एसेट। ओके। लैंड, लैंड बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट है। एग्रीकल्चर लैंड क्या है? कैपिटल एसेट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है कैपिटल एसेट। क्या है रूरल एग्रीकल्चर लैंड? ऐसी कोई म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, वो है रूरल एग्रीकल्चर, वो है रूरल एरिया। म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक, वो तो है ही अर्बन एरिया। आसपास के 2 किलोमीटर का एरियल एरिया भी क्या है? अर्बन। अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो वो तो है ही अर्बन एरिया। आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया भी क्या है? अर्बन एरिया। कोई म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर, वो तो है ही अर्बन। आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया भी क्या हो गया? अर्बन एरिया। ऐसे कहीं एरिया में अगर लैंड पे एग्रीकल्चर ही क्यों ना कर रहे हो, उसे क्या कहोगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल नहीं है तो इस पे जो अगर बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा। और क्या बाहर किया कैपिटल एसेट डेफिनेशन से? वो है गोल्ड डिपॉजिट पॉइंट्स। क्लियर? ओके, ठीक है जी। अब काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके सर, क्वेश्चन सॉल्व कराओ सर। क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। not oh hey मुझे बताओ क्या है कैपिटल एसेट, क्या नहीं है? गोल्ड की चेन 2 लाख की ली थी, 5 लाख की बेची, क्या ये कैपिटल एसेट है? बिल्कुल कैपिटल एसेट है। गोल्ड इज ज्वेलरी। अभी क्या शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म सब छोड़ दो, खाली बताओ कैपिटल एसेट है या नहीं है। ठीक है, ज्ञान छोड़ दो। हाउस, घर, क्या घर कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। गोल्ड के बर्तन कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। बेचोगे गेन आएगा? हाँ आएगा। सिल्वर यूटेंसिल्स नहीं है कैपिटल एसेट बाहर के डेफिनेशन से। स्कल्पचर्स जड़पास के अंदर फॉल करते हैं, जे जड़पास में एस क्या था? स्कल्पचर्स, ये है कैपिटल एसेट। बेचोगे गेन आएगा। फरारी कार करोड़ों की आती है, बेच के फायदा हो गया बाई चांस, गेन आएगा? कैपिटल गेन आएगा? नहीं आएगा। फरारी कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, पर्सनल मूवेबल है और जड़ पास में नहीं आता। फरारी कार ना ज्वेलरी है, ना आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ना ड्राइंग है, ना पेंटिंग है, ना स्कल्पचर है, ना इधर वर्क ऑफ आर्ट है। ये तो कार है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। बेच के कैपिटल गेन नहीं आएगा। आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 मैक्स प्रो हो, पर्सनल मूवेबल है, कैपिटल गेन नहीं आ सकता। पर अगर आईफोन में सोने के बटन लगा दिए तो अब वो ज्वेलरी बन गया, अब वो कैपिटल गेन हो जाएगा। सिल्वर का ब्रेसलेट है कैपिटल एसेट, खाली सिल्वर के बर्तन बाहर किए हैं। सिल्वर ब्रेसलेट है कैपिटल एसेट। डायमंड के रिंग है कैपिटल एसेट। कार यूज करी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है कैपिटल एसेट। समझ आया? ओके, ये था 2 क्लॉज 14 जो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट। पर अगर 45 सबसेक्शन 1 के पास जाऊं वापस, मैंने कहा था 45(1) चार्जिंग सेक्शन बता कब आएगा कैपिटल गेन। उसने कहा था कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो आएगा कैपिटल गेन। हमने जाना क्या होता है कैपिटल एसेट, अब जानते हैं ट्रांसफर क्या होता है। अभी तक तो मैं बेचा बेचा सेल बोल रहा था, सिर्फ सेल नहीं है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। 2 क्लॉज 47 के पास जाऊंगा मैं अब। 247 ने बोला ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहते हैं ट्रांसफर।
सेल बोलो, एक्सचेंज बोलो, रिलिंक्विशमेंट बोलो, एक्सटिंग्विशमेंट बोलो। मतलब क्या है सर? सेल मतलब बेचना, एक्सचेंज मतलब मैंने घर किसी को दिया, बदले में कैश नहीं लिया, मैंने ज्वेलरी ले ली उससे, यानी एक्सचेंज कर लिया, घर के बदले ज्वेलरी। अब मैं बोलूंगा सेल नहीं है तो क्या कैपिटल गेन नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ट्रांसफर के डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया ताकि लोग बच ना पाए। पहले लोग एक्सचेंज बोल देते थे और कहते थे हमने सेल थोड़ी किया है, हमने तो गोल्ड के बदले मान लो घर लिया है, हमने तो पेंटिंग के बदले ड्राइंग ली है। तो लोग अपने एसेट ट्रांसफर कर रहे थे यहां से वहां, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे थे, पर सेल नहीं था तो क्या टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो इनकम टैक्स एक्ट ने ट्रांसफर की डेफिनेशन बड़ी कर दी, बोला तुम सेल नहीं कर रहे, एक्सचेंज कर रहे हो, हम एक्सचेंज को ट्रांसफर के अंदर लेके आ रहे हैं, हम कैपिटल गेन चार्ज करेंगे। मतलब घर के बदले अगर गोल्ड लिया, घर के बदले डायमंड लिया, इसके ऊपर भी टैक्स आएगा। कैसे आएगा ये विद टाइम इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि एक्सचेंज में क्या वैल्यू मानेंगे। पर अभी मैं बता रहा हूं सेल एक्सचेंज हो या रिलिंक्विशमेंट हो, इसको ट्रांसफर डेफिनेशन में फॉल किया। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से अपना कोई राइट मैं बेच रहा हूं। मैं एक फर्म में पार्टनर था, 30% की ओनरशिप थी मेरे पास, मैंने 10% का राइट किसी और को दे दिया, मतलब मैंने एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने 30% में से 10% उसको दे दिया, अब मैं रह गया 20% का ओनर उस फर्म के अंदर। इसे कहते हैं रिलिंक्विश कर दिया। सर अपने पार्टनरशिप को 30 से 20 किया, 10% पार्टनरशिप का राइट बेचा, ये भी कैपिटल एसेट है? हाँ है। इंटेंजिबल एसेट भी होते हैं कैपिटल एसेट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट सब होते हैं। कैसे निकालते हैं टैक्स आगे बताऊंगा, अभी तो बता रहा हूं डेफिनेशन बहुत ब्रॉड करी है। अभी ये डेफिनेशन पूरी समझ भी नहीं आएगी हमको, क्योंकि ये टॉपिक धीरे धीरे समझ आएंगे हमको। अभी खाली बताने का ट्राई कर रहा हूं, ट्रांसफर सेल नहीं है। ट्रांसफर बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इसमें सेल भी आएगा, एक्सचेंज भी आएगा, एक्सटिंग्विशमेंट भी आएगा, रिलिंक्विशमेंट भी आएगा। एक टर्म होता है एक्सटिंग्विशमेंट। मेरे को एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर दिए थे जो कि रिडीमेबल थे। कंपनी ने बोला आज शेयर खरीद लो, 10 साल बाद वापस करके पैसे ले जाना, उसे कहते हैं रिडीमेबल। एक लाइफ होती है, 10 साल निकल गए, मैं शेयर नहीं बेचना चाहता, कंपनी जबरदस्ती वापस ले रही है मुझसे, 10 साल की लाइफ थी, अपना राइट उन शेयर्स को रखने का कंपनी जबरदस्ती मुझसे ले रही है, मैं देना नहीं चाहता, इसे कहते हैं एक्सटिंग्विशमेंट। पार्टनरशिप का राइट अपनी मर्जी से बेचा था, रिलिंक्विशमेंट। जबरदस्ती को लेना चाह रहा है मुझसे, एक्सटिंग्विशमेंट। बताऊंगा विद टाइम क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, वैल्यू सब देखेंगे क्या होती है। कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है? मैं अपने घर में रह रहा हूं चैन से, घर के बगल में मेट्रो बनानी है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आई बोला घर के बगल में मेट्रो बनानी है, आपका घर आपसे छीनना पड़ेगा। इंडिया में ऐसा हो सकता है, इंडिया में गवर्नमेंट आपसे कोई भी लैंड ले सकती है, बिल्डिंग ले सकती है, बदले पैसे देगी आपको। गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रही है, मैं कह रहा हूं नहीं बेचना है यार, गवर्नमेंट कह रही है हमें मेट्रो बनानी है, हम तुमसे तुम्हारा घर लेंगे। इंडिया में ऐसा पॉसिबल, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती मुझसे घर ले लिया, मेरा घर मेरा कैपिटल एसेट था, गवर्नमेंट ने मुझसे ले लिया, इसके ऊपर भी कैपिटल गेन आएगा। अरे मैं तो बेचना भी नहीं चाहता, काहे का कैपिटल गेन? कंपलसरी लिया, आएगा गेन, ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ट्रांसफर में डाल दिया, सेल भी डाला, एक्सचेंज भी डाला, रिलिंक्विशमेंट डाला, एक्सटिंग्विशमेंट डाला, कंपलसरी एक्विजिशन भी डाल दिया। अरे बाप रे बाप। अगला, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर ये क्या होता है? बताता हूं क्या होता है। मैं सोने की चेन पहन के घूम रहा था, एक दिन मन में आया क्यों ना एक ज्वेलरी की दुकान खोल लूं। दुकान खोल ली मैंने, अपनी चेन उतारी, कैपिटल एसेट उतारा, काउंटर पे रख दिया बेचने के लिए, कैपिटल एसेट को स्टॉक बना दिया, ये भी ट्रांसफर है। सर क्या वैल्यू? आपने बेचा थोड़ी है, आपने उतार के काउंटर पे रखा है, रख दिया ना काउंटर पे, कैपिटल एसेट को स्टॉक का नाम दे दिया ना, ट्रांसफर हो गया। अबे बेचा भी नहीं है, हो गया ट्रांसफर। किस वैल्यू पे, कैसे हो गया बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा कैपिटल गेन में, इसी चैप्टर में आएगा टॉपिक। बस बताने का ट्राई कर रहा हूं, ना सेल हुआ, ना एक्सचेंज, ना रिलिंक्विशमेंट, ना एक्सटिंग्विशमेंट, ना कंपलसरी एक्विजिशन, बस रखा ही था काउंटर पे, हो गया ट्रांसफर। क्या वैल्यू, क्या टैक्स, बताऊंगा इस चैप्टर में। अरे बाप रे बाप। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है समझो, एग्जांपल लेता हूं समझ आएगा आपको, इसको छोड़ दो, इसके पहले इसका मतलब समझना। मैं अपना घर बेचना चाहता था, ठीक है, एक बंदा आया, बोले सर घर अच्छा लग रहा है आपका, 2 करोड़ मांग रहे हो, ये पकड़ो 50 लाख रुपए एडवांस पकड़ो, बाकी वैसे देता रहूंगा आपको। 50 लाख रुपए दिए, कल से मैं रहने आ रहा हूं यहाँ पे। मैंने कहा आजा रहने भाई, उसने एडवांस दिया 50 लाख का, कल से रहने आ गया। इंडिया सरकारी काम, रजिस्ट्री होते होते लग गए 3 महीने, बंदे को पोजीशन मैंने चाबी आज दे दी, आजा रह ले, पर रजिस्ट्री उसके नाम 3 महीने बाद हुई। ट्रांसफर कब मानोगे? आज ही मान लोगे। जैसे चाबी हैंडओवर कर दी, पोजेशन दे दिया, उसी दिन माना जाता है कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया। रजिस्ट्री से मतलब ही नहीं है। और एग्जांपल देखो इसका,
एसएसी मिस्टर एक्स ने अग्रीमेंट किया अपना घर बेचने का 1 जनवरी 2021 को। मिस्टर वाई को बेचूंगा 1 जनवरी 21 को अग्रीमेंट हो गया 20 लाख रुपए के अंदर। एक्स ने पोजेशन कब दिया, चाबी कब दे दी घर की, 15 फरवरी को चाबी दे दी। वाई ने पेमेंट करी बाद में 30 अप्रैल को, एक्स ने पहले ही चाबी हाथ में दे दी। रजिस्ट्री हुई और बाद में 30 जून को। ट्रांसफर कब माना जाएगा, जिस दिन चाबी यानी पोजेशन दे दिया उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा, यानी कि 15 फरवरी 2021 को। ट्रांसफर कब माना जाता है ऐसे केसेस में, कभी पेमेंट आ रही है, कभी पोजेशन दे रहे हो, कभी रजिस्ट्री हो रही है, जिस दिन पोजेशन दे दिया, चाबी दे दी, उस दिन माना जाता है ट्रांसफर हो गया। ओके ठीक है सर ये क्या अगला, एनी ट्रांजैक्शन बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। सुनो क्या होता है, आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग घर नहीं खरीदते, लोग सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं। फ्लैट में क्या होता है ना, हम लोग फ्लैट तो खरीद लेते हैं पर एक्चुअल टर्म्स में हम ओनर नहीं कहलाए जाते। ओनर वो सोसाइटी होती है जिसके पास वो 100-200 फ्लैट होते हैं। मैंने तो एक फ्लैट लिया होता है, अब मैं कहलाया जाता हूं उस सोसाइटी का मेंबर। पता है लीगली ओनर सोसाइटी होती है उन 100-200 फ्लैट की, माना मैंने पूरे पैसे देके एक फ्लैट खरीद लिया है, पर लीगल टर्म्स में ओनर अभी भी सोसाइटी ही है, मैं तो डीम्ड ओनर कहलाया जाता हूं। हाँ हमारा हो जाता है फ्लैट, वो पैसे दिए, मैं रहूंगा मैं ना रहूं, मैं किराए पे चढ़ाऊं मेरी मर्जी है वो, पर अभी भी मैं डीम्ड ओनर कहलाया जाता हूं। एक्चुअल ओनर वो सोसाइटी ही कहलाई जाती है जिसका मैं मेंबर बनता हूं। तब होता क्या है, यहां पे लोगों ने लूपहोल निकाला, लोगों ने सोचा यार अगर लीगल लॉ की टर्म्स में वो सोसाइटी ओनर है, मैं डीम्ड ओनर हूं, अगर मैं घर बेच भी दूंगा तो टैक्स सोसाइटी से मांगो ना, मुझसे क्यों टैक्स मांग रहे हो। लिख दिया गया। यहां बोला नहीं भाई साहब, हमें पता है, बस लॉ की लैंग्वेज में आप डीम्ड ओनर हो तो आप एक्चुअल ओनर। आपने करोड़ों रुपए देके फ्लैट खरीदा है, पागल हो क्या, ओनर नहीं हो तो फ्लैट को खरीदा है आप लोगों ने। गवर्नमेंट ने बोला अगर सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, माना हुआ एक्चुअल ओनर है, माना तुम डीम्ड ओनर लॉ की टर्म्स में, अगर तुमने कोई फ्लैट खरीद लिया ना भाई, अब तुम कहलाए जाओगे ओनर, उस फ्लैट को बेचोगे तो तुम्हारी इनकम बनेगी कैपिटल गेन की। हम उसे क्यों तंग करें सोसाइटी को, सिर्फ लॉ की लैंग्वेज में एक्चुअल ओनर है। सोसाइटी के जिसने फ्लैट खरीद लिया वो बन गया ओनर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। लास्ट होता है जीरो कूपन बॉन्ड, अभी के लिए छोड़ दो, जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। ये थी ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर मतलब सिर्फ सेल नहीं है, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, और क्या था, सोसाइटी का फ्लैट, और पोजीशन देते ही हो गया ट्रांसफर। समझ आया? ओके ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा सिर्फ 3 सेक्शन। 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन, उसने क्या बोला, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो आएगा आपके ऊपर कैपिटल गेन्स। कैपिटल एसेट क्या होता है, 2 क्लॉज 14 के पास भी उसने बताया होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंक्लूड्स सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। कौन होता है एफआईआई, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन म्यूचुअल फंड को, वो बनता है एफआईआई। ओके क्या नहीं है कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है कैपिटल एसेट। कौन सा स्टॉक इन ट्रेड है कैपिटल एसेट, ऐसे कोई शेयर डिवेंचर बॉन्ड यानी सिक्योरिटी जो एक एफआईआई रख के पास रख के बैठा हुआ है, उसे कहेंगे हमेशा कैपिटल एसेट। और क्या नहीं है कैपिटल एसेट, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है कैपिटल एसेट, शर्ट नहीं है, कोट नहीं है, कार नहीं है, एसी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, ये सारे नहीं है कैपिटल एसेट, क्योंकि पर्सनल मूवेबल एसेट है, ये नहीं है कैपिटल एसेट। पर अगर कोई कार, कोई फर्नीचर, कोई एसी, कोई लैपटॉप बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो ये है कैपिटल एसेट। लॉजिक बताऊंगा पीजीपीपी में। अच्छा पर्सनल मूवेबल एसेट, कोई बिजनेस नहीं है, पर्सनल यूज करता हूं, ये घड़ी, ये कोट, ये शर्ट, क्या ये है कैपिटल एसेट, नहीं है। एक्सेप्शन है हाँ, जड़पास, ज्वेलरी है कैपिटल एसेट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, जड़पास है कैपिटल एसेट। ओके घड़ी नहीं है कैपिटल एसेट, घड़ी में गोल्ड लगा दिया, डायमंड लगा दिया, सिल्वर लगा दिया, ये बन गई कैपिटल एसेट, बेचूंगा तो आएगा कैपिटल गेन। ओके सर ठीक है। ज्वेलरी का एक्सेप्शन हाँ, चांदी के बर्तन, सिल्वर के यूटेंसिल्स नहीं होते कैपिटल एसेट्स, पर गोल्ड के बर्तन होते हैं कैपिटल एसेट्स। चांदी की रिंग होती है कैपिटल एसेट, खाली चांदी के बर्तन बाहर कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशन है इंडिया में। ओके फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है कैपिटल एसेट। रूरल लैंड दो तरह का हो सकता है, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर तो हमेशा कैपिटल एसेट रहेगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता। और एक बात और सुन लो, इंडिया में होना चाहिए एसेट, इंडिया के बाहर कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर हो, इंडिया के बाहर कुछ भी हो, एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर हो, हमेशा
लैंड कैपिटल एसेट रहेगा। गवर्नमेंट कहां कहां जाके चेक करेगी एरिया है रूरल है नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया कोई भी लैंड हो हम हमेशा मानेंगे कैपिटल एसेट है, वो अर्बन हो रूरल हो एग्रीकल्चर हो कुछ भी हो, हमेशा क्या मानेंगे कैपिटल एसेट है। और लास्ट का गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ये भी नहीं होते कैपिटल एसेट्स। फिर हमने देखी ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, ट्रांसफर मीन सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन किया स्टॉक एंड ट्रेड में, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसफर के मीन्स हैं। अब ये समझ नहीं आया होगा तो विद टाइम समझ आएगा, तो इनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये थी आपकी अच्छी क्लास। इस क्लास को बच्चे समझ आ गया हो या नहीं आया हो 2 बार देखो, क्योंकि ये बेस है कैपिटल गेन्स। बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है। इसको 2 बार देखो, जो पॉइंट्स बताए इन्हें नोट करो, जो डायग्राम बनाए थे गंदे गंदे राइटिंग में उनको अच्छी राइटिंग में कॉपी में नोट करो, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ में कैपिटल गेन इतने पैसे कमा के देगा ना बच्चे। हमें जो एक डेफिनेशन करने में इतना टाइम लग गया, जो हमको भी आधी समझ आई है, हो सकता है पूरी समझ आ गई हो, एक लेमैन को, आम आदमी को कहां समझ आती होगी, तो वो ये एडवाइस लेने आता है हमारे पास, सर क्या है कैपिटल एसेट, क्या है कैपिटल गेन, हम तब बताने के उससे पैसे चार्ज करते हैं, और बहुत बड़े पैसे चार्ज होते हैं, तो कैपिटल गेन एक बड़ा टैक्स है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, 2 बार देखो, 3 में देखो क्लास को यार, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। हम ऐसे करते करते बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे इस टॉपिक में, पूरे एक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और रियल लाइफ में भी नॉलेज को यूज करके बहुत पैसे कमाएंगे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा।